हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। हमने अपनी लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को एक्सप्लेन कर लिया था, बैलेंस शीट हमारा बचता था। आज की वीडियो में हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट मेरे साथ। जैसा हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब से कंपनी एक्ट 2013 आया है, तब से स्टेटमेंट ऑफ पी&एल एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हो गया है। पहले फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनता था, अब वर्टिकल फॉर्म में फॉर्मेट बनता है। पहले दो साइड रहा करती थी, एक साइड एसेट साइड रहा करती थी, एक साइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड रहा करती थी। अब वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, पहले लायबिलिटीज को कंप्लीट करेंगे, फिर एसेट्स को कंप्लीट करेंगे। जैसा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में था कि एक्सप्लेनेशन हम नीचे नोट नंबर में बताएंगे, तो नोट नंबर का एक कॉलम था हमारा। सेम ऐसे ही बैलेंस शीट के अंदर भी एक नोट नंबर का कॉलम होगा। जो भी आइटम्स हम लिखेंगे उनका जो डिटेल है वो नोट नंबर के अंदर ही बताएंगे हम, बैलेंस शीट के बाहर। अंदर सारी आइटम्स इंडिविजुअली नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं एक एक करके। बैलेंस शीट स्टार्ट होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग के साथ। जैसे हम पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज लिखा करते थे, सेम वही चीजें हैं। लायबिलिटी लायबिलिटी ही है, कैपिटल को इक्विटी कह दिया है। कंपनी की बैलेंस शीट है, तो कंपनी के अंदर जैसा आपको पता है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी कैपिटल होती है। किसी एक या दो पर्सन की कैपिटल नहीं होती, हजारों लाखों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो इक्विटी होता है शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी को आप शेयर होल्डर फंड भी कहते हो। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है मालिक का पैसा है। ये मालिक के पैसे का मतलब है दो आइटम्स इंक्लूड होंगी, या तो शेयर कैपिटल मालिक का पैसा होता है जो उसने शेयर परचेज करते टाइम दी है, या रिजर्व एंड सरप्लस मालिक का पैसा होता है। शेयर कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट रेज्ड बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो जो पैसा मिलता है कंपनी को, उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। और जो भी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, और शेयर होल्डर ही मालिक होते हैं। तो मालिक का पैसा है ये। तो मालिक का पैसा कौन कौन सा कहलाएगा? एक वो जो उसने इन्वेस्ट किया है, मतलब शेयर्स परचेज किए हैं जिसने। एक जो कंपनी ने कमाया होगा, कमा कर कंपनी ने एक्यूमुलेट कर रखा होगा जो पैसा, वो पैसा भी मालिकों का ही होता है। इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस भी मालिक का ही पैसा हुआ, इक्विटी में ही इंक्लूड होगा रिजर्व एंड सरप्लस भी। तो थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि शेयर कैपिटल क्या है यहाँ पर।
टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल के टाइप्स में पहला पॉइंट आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। सेकंड आता है हमारा इश्यूड कैपिटल। थर्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फोर्थ है कॉल्ड अप कैपिटल। फिफ्थ है पेड अप कैपिटल। सिक्स्थ है रिजर्व कैपिटल या अनकॉल्ड अप भी कहते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जितने पैसे के लिए कंपनी को अथॉरिटी होती है शेयर्स इशू करने की। ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। और वो कैपिटल जितने पैसे के लिए कंपनी रजिस्टर्ड है। ये भी कह सकते हैं आप कि ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में मेंशन होती है। क्लियर हो गया होगा आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जितने पैसे के लिए कंपनी को अथॉरिटी है शेयर इश्यू करने की। मतलब जितनी एक कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल रहती होगी उससे ज़्यादा के शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती है। अगर वो उससे ज़्यादा पैसे के शेयर्स इशू करना चाहती है तो पहले उसे अपना कैपिटल क्लॉज ऑल्टर कराना पड़ेगा, लिमिट बढ़वानी पड़ेगी, तब वो शेयर्स इशू कर सकती है ज़्यादा पैसे के। मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल ही पहले बढ़वानी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल होता है जितने पैसे के लिए कंपनी ने इनवाइट किया है पब्लिक को कि आइए हमारे शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई करिए, उसे कहते हैं हम इश्यूड कैपिटल। तो जैसा हमने अर्लियर डिस्कस किया अभी कि ऑथोराइज से ज़्यादा कभी कंपनी इश्यू नहीं कर सकती, तो इश्यूड कैपिटल या तो ऑथराइज्ड के बराबर होगी या ऑथराइज से कम होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कंपनी के इनवाइट करने के बाद जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है परचेज करने के लिए, उसे कहते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इनवाइट किए थे, 1 लाख शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट किया था। पब्लिक ने 93,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं, तो 93,000 सब्सक्राइब्ड कैपिटल हुआ। 93,000 शेयर्स सब्सक्राइब्ड हुए क्योंकि 93,000 के लिए ही पब्लिक ने एप्लीकेशन दी है, अपना इंटरेस्ट दिखाया है शेयर्स को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है लेट शेयर का प्राइस 10 रुपीज़ है, तो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि वो 10 रुपीज़ मंगवा लेगी या कुछ कम मंगवाएगी। तो जितना कंपनी कॉल कर चुकी होती है अपने एप्लीकेंट्स को, शेयर होल्डर्स को कि पैसा भेजें, उन्हें कहते हैं हम कॉल्ड अप कैपिटल। तो फॉर एग्जांपल कंपनी अब तक 7 रुपीज़ कॉल कर चुकी है, तो 7 रुपीज़ को हम कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे। 10 रुपये में से ही रहेंगे ये,
या तो पूरे कॉल्ड हो जाएंगे, कंपनी पूरे 10 रुपये मंगवा चुकी होगी या कुछ कम मंगवा चुकी होगी। नेक्स्ट आता है पेड अप कैपिटल। अब कंपनी ने तो कॉल कर दिया कि इतने पैसे भेजिए, उसके बाद शेयर होल्डर्स का, एप्लीकेंट्स का नंबर आता है कि हम पे करें। तो जितना पैसा पे किया है पब्लिक ने, जिन्होंने अप्लाई किया था शेयर्स परचेज करने के लिए, उन्होंने जितना पैसा पे किया है उसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। और जब पेड अप कैपिटल आप समझते हैं तो 2 पॉइंट्स और निकल के आते हैं यहाँ पर, एक कॉल्स इन एरियर्स, एक कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है बकाया पैसा, जितना किसी एप्लीकेंट ने पे नहीं किया होगा उसे हम कह रहे हैं कॉल्स इन एरियर्स। और कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है जितना कंपनी ने कॉल किया है, कोई एप्लीकेंट उससे ज़्यादा पैसे दे चुका हो, तो जितने ज़्यादा पैसे वो दे चुका है एडवांस में, उन्हें हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। उम्मीद है आपको पेड अप कैपिटल के दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। लेट 7 रुपीज़ कंपनी ने कॉल किया है, तो कोई एप्लीकेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ 5 रुपीज़ ही पे किए हैं, तो 2 रुपये को हम कॉल्स इन एरियर्स कहेंगे। कोई एप्लीकेंट ऐसा भी हो सकता है जिसने 10 रुपये पूरे पे कर दिए हैं। 7 कॉल्ड अप थे, कंपनी ने 7 के लिए कॉल किया था, कोई एप्लीकेंट 10 रुपये दे चुका है, तो एक्स्ट्रा 3 रुपीज़ को हम कॉल्स इन एडवांस कहेंगे। अब कॉल्स इन एरियर्स या कॉल्स इन एडवांस का यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज में प्रेजेंटेशन क्या है। जब भी हम शेयर कैपिटल लिखा करेंगे बैलेंस शीट में, तो जितना पैसा हमारा आया होता है बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट के कॉलम में, टोटल में कंसीडर होने के लिए यही वाला पॉइंट आता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल अगर बैलेंस शीट के अंदर आपको दिखाई दे रही है, इशूड कैपिटल अगर आपको दिखाई दे रही है, तो वो जस्ट इंफॉर्मेटिव सेंस में होती है, वो टोटल के अंदर काउंट नहीं होती। टोटल के अंदर वही चीज़ें काउंट होंगी जो आई हैं। जैसे हम पहले भी करा करते थे कि अकाउंटेंसी की ट्रांजैक्शन जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो करेगी। तो अगर हम शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो उतने से असेट साइड में भी तो कुछ बढ़ाएंगे, तो असेट साइड में पैसा बढ़ाएंगे हम कि इतने से बैंक इंक्रीज हुआ है, इतने से शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है। तो जितना पैसा शेयर होल्डर पे कर रहे होंगे वो उतने से ही बैंक बढ़ेगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो उतने से ही शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के सेंस में लिखे हुए होते हैं, टोटल के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता इन चीज़ों को। तो कॉल्स इन एरियर्स जब भी हम लिखेंगे तो जहाँ हम लिख रहे होंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, वहाँ से माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर्स को कि इतना पैसा हमारा नहीं आया है। नेक्स्ट है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब है ये पैसा अभी ड्यू नहीं हुआ था, इसका टाइम आया नहीं था पे करने का, किसी एप्लीकेंट ने पहले ही पे कर दिया है। तो अगर पहले ही पे कर दिया है तो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी की तरह सेंस में आएगा ये, तो अदर करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। अगर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉल्स इन एडवांस कहाँ आएगा, तो लायबिलिटीज में आता है ये, करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में, अदर करंट लायबिलिटीज में। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कॉल्स इन एरियर्स को जहाँ हम पेड अप कैपिटल वगैरह लिख रहे होंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप, इन हेडिंग्स के अंदर जब हम पैसा लिख रहे होंगे तो कॉल्स इन एरियर्स को वहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। कॉल्स इन एडवांस को अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल, जिसको हम अनकॉल्ड अप कैपिटल भी कहते हैं। तो जैसा हमने ऊपर पढ़ा कॉल्ड अप कैपिटल के 10 रुपये में से अगर 7 रुपीज़ हमने कंपनी ने कॉल कर लिए हैं, इट मीन्स 3 रुपीज़ कंपनी ने कॉल नहीं किए हैं। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मान लीजिए ये इनको कॉल करेंगे, तो एक तरह से ये 3 रुपीज़ इन्होंने रिजर्व करके रख लिया है कि जब भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी या कंपनी का वाइंड अप हो रहा होगा तो हम इस पैसे को कॉल करेंगे।
इसलिए इसे अभी तक के लिए अनकॉल्ड अप कैपिटल भी कहा गया है। उम्मीद है आपको कैपिटल के टाइप्स इन ऑल रिस्पेक्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। देखने में ये एक टर्म लग रही है, बट इसमें भी दो आइटम्स इंक्लूड होंगी, एक रिजर्व और एक सरप्लस। एक आइटम का नाम यहां पर रिजर्व है और एक है सरप्लस। रिजर्व के अंदर हमारे जितने भी रिजर्व्स हैं वो आ जाएंगे, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो, चाहे वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो, चाहे वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो, चाहे वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो यहां पे मेंशन कर दिया जाएगा अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। इनका टोटल लिखा करेंगे हम अमाउंट के कॉलम में, तो बैलेंस शीट के अंदर एक्सप्लेनेशन हम बाहर नोट नंबर में देंगे कि इसके अंदर कितने रिजर्व कितने कितने अमाउंट के इंक्लूड हैं। उसके बाद आता है जी सरप्लस। ये सरप्लस टर्म हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के रिजल्ट को प्रेजेंट कर रही है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जब हमने बनाया होगा तो या तो हमें प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। ये आइटम यहीं पे शो की जाएगी अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब करंट ईयर का जो भी आपका रिजल्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंडर ही दिखाया जाता है। अब जैसा हम पार्टनरशिप में पढ़ते हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटी साइड लिखा हो बैलेंस शीट के तो वो क्रेडिट बैलेंस वाला होता है, मतलब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर असेट साइड लिखा हो वो डेबिट बैलेंस वाला होता है, मतलब वो लॉस होता है। ये हमने पार्टनरशिप में पढ़ा हुआ होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी शो करेंगे, प्रॉफिट को यहाँ शो कर देंगे, लॉस को कहीं एसेट साइड में जिक्र किया जाएगा। ऐसा नहीं है। चाहे बिजनेस का रिजल्ट आपका प्रॉफिट आया हो चाहे लॉस आया हो, इसी हेडिंग के अंडर शो होगा। अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का नेट रिजल्ट प्रॉफिट है तो प्लस की आइटम के तौर पे शो कर दिया जाएगा, और अगर आइटम लॉस आई है, हमारी बैलेंसिंग फिगर लॉस है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की, तो उसे एज ए नेगेटिव फिगर ब्रैकेट में शो कर दिया जाएगा। अगर लॉस है तो हेड यही रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर ही आएगा आपका लॉस भी और प्रॉफिट भी। उम्मीद है शेयर होल्डर फंड इन ऑल रिस्पेक्ट आपको क्लियर है कि शेयर कैपिटल क्या होती है, कितने तरह की होती है। शेयर होल्डर फंड में हम रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्लूड करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एक आइटम है हमारी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, जो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में रिजर्व एंड सरप्लस या शेयर कैपिटल के बाद है। वो हमारी आइटम जो है वो सिलेबस में ही इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उससे नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। तो हमने अभी तक एक आइटम को एक्सप्लेन कर लिया है अपनी को, शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस थे। उसके बाद आता है हमारा शेयर वारंट का पॉइंट, जो हम कह रहे हैं कि नहीं है सिलेबस के अंदर। अब आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड
पेंडिंग अलॉटमेंट। ये वो पैसा है जो एप्लीकेंट्स ने शेयर्स को अप्लाई करते हुए दिया होगा, बट उनका अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है। तो क्यों रह गया होगा अलॉटमेंट पेंडिंग? सपोज हमारा शेयर इशू करने का प्रोसेस चल रहा होगा और बैलेंस शीट की डेट बीच में आ गई होगी, तो बैलेंस शीट तो बनानी ही पड़ेगी। अब ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस शीट जल्दी में बनाने के लिए हम शेयर्स भी जल्दी जल्दी अलॉट कर दें, इसलिए ये पैसा लायबिलिटीज़ में दिख रहा है। एप्लीकेशन मनी वो जो रिसीव कर चुके हैं हम, बट अभी अलॉट नहीं किए हैं शेयर्स। क्यों नहीं किए होंगे? क्योंकि इस प्रोसेस के बीच में ही हमारी बैलेंस शीट की डेट आ गई होगी और हमने बैलेंस शीट बनाई होगी बिना शेयर्स अलॉट किए, तो वो पैसा एज ए लायबिलिटी हमारा पड़ा हुआ है। अब इस पैसे को भी दो पार्ट्स में हम समझ सकते हैं कि इस अलॉटमेंट में से, इस एप्लीकेशन मनी रिसीव में से कुछ पैसा ऐसा होगा जिन्हें हम शेयर अलॉट करेंगे, और कुछ पैसा ऐसा भी हो सकता है जिन्हें हम जिनके पैसे हम रिजेक्ट कर देंगे, शेयर्स की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। तो जिनको हम अलॉट करेंगे वो तो शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। जिस पैसे को हम रिजेक्ट कर देंगे, जिनकी एप्लीकेशंस हम रिजेक्ट कर देंगे, उनके पैसे को रिफंड किया जाएगा, मीन्स वापस भेजा जाएगा। तो ये करंट लायबिलिटी मान लिया जाएगा, जो पैसा वापस भेज रहे हैं हम। क्लियर हो गया होगा आपको? उसके बाद आता है नॉन करंट बोरोइंग्स। और उसके बाद आता है करंट बोरोइंग्स। दोनों को एक साथ ही समझेंगे, सिमिलर सी आइटम है। नॉन करंट बोरोइंग्स में पहली आइटम है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जैसे हम डिवेंचर्स इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स इशू करते हैं, या बैंक से लोन लेते हैं, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आएंगी। अब अगर हम नॉन करंट बोरोइंग्स के अंडर जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं उनके अंडर अगर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ले रहे हैं, तो करंट बोरोइंग्स में शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट है, हम लिखेंगे यहां पर लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। हम प्रोविज़न जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए भी बनाते हैं और लॉन्ग पीरियड के लिए भी बनाते हैं, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए भी बनाते हैं। तो ये आइटम भी दोनों जगह आ गई। करंट वाले में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के नाम से, नॉन करंट वाले में लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के नाम से। जैसे हम मान लीजिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कोई प्रोविज़न बना रहे हैं जो कई सालों तक क्रिएट रहेगा, वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न हो जाएगा। या फिर हम मान लीजिए प्रोविज़न फॉर टैक्स वगैरह के लिए प्रोविज़न बना रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हो जाएगा हमारा। उसके बाद है एक आइटम है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और यहां पे एक एक्स्ट्रा आइटम है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के अंदर हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को शो करते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये ट्रेड पेबल्स। अब जो लायबिलिटीज चाहे वो नॉन करंट वाले हेडिंग वाली हो या करंट हेड वाली हो, जो इन 3 आइटम्स के अंदर इंक्लूड हो चुकी हैं, वो इनमें, जो नहीं हुई हैं वो अदर नॉन करंट में यहां, और यहां अदर करंट में।
तो उम्मीद है आपको लायबिलिटी साइड अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी हमारी बैलेंस शीट की। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम एसेट साइड को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने लायबिलिटी साइड में 3-4 आइटम्स मेन लिख करके उनको एक्सप्लेन किया, ऐसे एसेट साइड के अंदर मेनली 2 ही आइटम्स हैं, मेन हेड्स 2 ही हैं, एक नॉन करंट एसेट, एक करंट एसेट्स। तो दोनों को साथ में ही लिख के चलेंगे। एसेट्स, मेन हेड आएगा एसेट्स, जैसे हम बैलेंस शीट में हॉरिजॉन्टल वाली में एसेट्स लिख दिया करते थे। उसके बाद पहला आएगा नॉन करंट एसेट्स, और बाद में आता है करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स आप सबको पता है वो होते हैं जिनको आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। तो नॉन करंट वो होते हैं जो करंट नहीं होते, जिसमें पहला पॉइंट आता है फिक्स्ड एसेट्स का। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं ये भी आप सबको शायद पता होगा। ऐसे एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा यूज़ करने के लिए हमने परचेज किए हैं, प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ के लिए परचेज किए हैं, और जो हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रीसेल नहीं करेंगे, जिन्हें हम डेली नेचर में बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, उन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में 4 पॉइंट बनाए हुए हैं। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल भी होता है, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल भी होता है, फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है। अब ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? सपोज आपका कोई एसेट बन रहा है, ये मान लीजिए आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो टेंजिबल दिख रही है आपको। 10 मंजिला बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें से 7-8 मंजिल आपकी 7-8 फ्लोर आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, मतलब काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, उसे आप कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और उससे नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। सेम टेंजिबल एसेट्स की तरह कोई इंटेंजिबल एसेट्स ऐसा जो हम डेवलप कर रहे हैं बट 100% अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे हम इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट की कैटेगरी में लेंगे। सारे ही सिंपल से पॉइंट थे, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट है, जैसे फिक्स्ड एसेट्स हमने मेन हेड दिया है जिसके 4 पॉइंट्स हो गए, ऐसे नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं वो भी कौन सी है? नॉन करंट वाली। करंट वाली हम वहाँ पर लिखेंगे। जैसे लायबिलिटीज में हमने नॉन करंट में एक आइटम देखी थी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ऐसे यहाँ पर एक आइटम है डेफर्ड टैक्स असेट्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी नहीं है, जिसे हम कंसीडर अभी नहीं करेंगे। उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर हम लोन ले रहे हो तो वो लायबिलिटीज हो जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने लोन दिया हो। अगर हमने लोन दिया है किसी को लॉन्ग टर्म के लिए,
वो एसेट्स रहेगा हमारा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंडर आएगा। उसके बाद फिर वही पुराना पॉइंट अपना अदर वाला, अदर नॉन करंट एसेट्स। ऐसी कोई आइटम जो ऊपर वाले हेड्स में नहीं कवर हुई है वो अदर्स में आ जाएगी। उसके बाद है हमारे करंट एसेट्स। जैसा हम अपनी पुरानी बैलेंस शीट में देखा करते थे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती हैं, अगर नॉन करंट में लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट थी तो करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी। एक आइटम हम लिखा करते थे स्टॉक, जिसे हम यहां पर इन्वेंट्री कहते हैं, वो भी करंट एसेट्स ही होता है। एक आइटम हमने लायबिलिटी साइड लिखी है करंट में, ट्रेड पेबल्स, जिन्हें हमने क्रेडिटर और बीपी को कंसीडर किया था, तो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बीआर होते हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद आता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जैसे हम बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस भी लिखते हैं, बैंक का बैलेंस भी लिखते हैं, और कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं वो भी लिखते हैं, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के हेडिंग के अंडर आएंगी। उसके बाद अगर हमने नॉन करंट में लिखा है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो यहाँ आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्ट है अदर करंट एसेट्स। ये हमारा एसेट साइड कंप्लीट हुआ है। तो जैसा हमने लायबिलिटी साइड में अपना शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, इनको एक्सप्लेन किया था, ऐसा एसेट साइड कुछ कोई आइटम ऐसी दिख नहीं रही है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करनी पड़े। सारी आइटम आपको वेल नॉन है, पहले से आपको सारी चीज़ें पता हैं, बस लिखने का ढंग चेंज हो गया है। ऐसा नहीं है कि आइटम्स ही सारी नई आ गई हैं, कुछ आइटम्स के जो है वो वर्ड्स चेंज हो गए हैं। जैसे हम पहले सिंपल जो बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल वाली बनाया करते थे, वहाँ पर अब डेटर को अलग लिख दिया करते थे, क्रेडिटर को अलग, बिल्स रिसीवेबल को अलग, बिल्स पेबल को अलग, सेपरेट अपने इंडिविजुअल नाम से शो होते थे। यहाँ पर हम पेबल वर्ड यूज़ करते हैं। पेबल वर्ड के अंदर, पेबल टर्म के अंदर क्रेडिटर और बीपी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ही डेटर्स को अलग और बिल्स रिसीवेबल को अलग नहीं लिखते, यहाँ पर रिसीवेबल्स वर्ड लिखते हैं। रिसीवेबल्स में डेटर प्लस बीआर दोनों इंक्लूड रहते हैं। स्टॉक को हम यहाँ पर इन्वेंट्री लिखते हैं। कैश, बैंक, इनके बैलेंसेस को अपने अपने अलग अलग नाम से नहीं लिखते, कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स लिखते हैं। ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो हमने बनाया था, वहाँ पर हम सेल्स लिख रहे थे। पहले हम पीएनएल में सेल्स लिखा करते थे, ट्रेडिंग पीएनएल में, अब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं। तो यही 2-4 आइटम्स हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं छोटे मोटे। उम्मीद है आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, बैलेंस शीट हमने आज डिस्कस किया है, इन ऑल रिस्पेक्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको लगता है हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।